ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बेस्ड ऑन एंगल्स आज देखते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एंगल कौन कौन से थे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये थे आपके एक्यूट ट्रायंगल, फिर थे आपके राइट ट्रायंगल, और उसके बाद थे आपके ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट। तो आज इन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। इनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आज। बिकॉज इतना तो सबको पता ही होता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, उसके जितने भी एंगल्स हैं, मान लो ये एंगल ए बी सी, ये तीनों एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है, ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो, तीनों के तीनों अगर आपके लेस देन 90 डिग्री होते हैं तो इसे हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, राइट ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल बोलेंगे। कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए तो उसे हम राइट ट्रायंगल बोलेंगे। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पहुँचा तो 90 डिग्री हो गया, उससे आगे बढ़ गया तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, है ना। तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, सी। तो ये हो गया आपका एंगल बी इज़ ग्रेटर देन 90, तो इसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। वैसे ऑब्ट्यूज का एग्जैक्ट मीनिंग पता होता है क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है ना, इसका मीनिंग होता है भोथड़। ये बहुत ही लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है भोथड़, तो बहुत ही चौड़ा होता है। तो ये बहुत ही चौड़ा एंगल है ना। चलो, तो ये इतना तो सबको पता ही होता है। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये तो बहुत ही कॉमन था, है ना। तो देखो, हम राइट ट्रायंगल से शुरू करते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो इतना तो हमें पता ही होता है कि हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड जो होता है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम इसे लैंग्वेज में लिखें तो कैसे बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन, सॉरी, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स होगा। अगर ये आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अगर ये ऐसा होता है तो बाकी दो केसेस में क्या होता है, हमें ये भी जानना चाहिए, है ना। तो हम चलिए उसी को आज देख लेते हैं। और इसके अलावा फिर हम लोग आज जो भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स थे इसको कंप्लीट कर देंगे। मे बी ये राइट ट्रायंगल को हम कल डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज ये बहुत ही लंबा है और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आपका राइट ट्रायंगल के लिए देखते हैं। हमेशा आपको ये रिमेंबर करना है, क्या रिमेंबर करना है, सबसे पहली बात कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, जो भी राइट ट्रायंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है, उसमें आपका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी अदर टू साइड्स होते हैं उनका स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अदर टू साइड्स तो इनसे स्मॉलर ही होंगे ना, तो स्मॉलर साइड का स्क्वायर प्लस स्मॉलर साइड का स्क्वायर, जो भी दो स्मॉलर साइड के स्क्वायर होते हैं। ये तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है। ओके, तो इन अ एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता होगा, एक्यूट ट्रायंगल में ये होता है कि आपका जो लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो भी आपका लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, इसका, ये जो आपका लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है दैट विल बी लेस देन आपका स्मॉलर साइड का जो स्क्वायर का जो सम होता है। ठीक है, स्मॉलर साइड का जो स्क्वायर होता है उसका सम, फाइन। और जब आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आएगा, इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो आपका लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है दैट विल बी ग्रेटर देन अदर दो साइड्स का जो स्क्वायर होगा, दैट इज स्मॉलर साइड का स्क्वायर प्लस स्मॉलर साइड का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता होता है कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू स्मॉलर साइड का जो स्क्वायर है उनका सम। ठीक है, एक्यूट होगा तो क्या होगा, उनका जो लॉन्गर साइड का जो स्क्वायर है वो लेस देन होगा जो अदर टू साइड का सम का स्क्वायर का सम होगा। ठीक है, और ऑब्ट्यूज में क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, फाइन। तो पहले चीज़ तो ये तीनों में जो रिलेटेड था उसे मैंने यहीं पे बता दिया। अब हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। उसके लिए पहले हम एक एक्यूट ट्रायंगल बना लेते हैं। एक्यूट ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स जो हैं आपके, सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम है ना।
तो अगर हमारा ये एक्यूट ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं ऊपर से नीचे, ओके। और इसका नाम हम रख देते हैं ए डी, ये परपेंडिकुलर है, फाइन। तो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि कभी भी हमें नेमिंग करना होता है तो हम जो भी आपका वर्टेक्स रहता है उसको अपोजिट में जो रहता है उसे हम उसके नाम से ही देते हैं, ठीक है। साइड को उस तरह से ही नेमिंग करते हैं। तो यहाँ ए है तो इसका अपोजिट होगा साइड ए, ये आपका बी है तो इसका अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइड बी। और ये सी के अपोजिट हो जाएगा साइड सी, फाइन। इसे मान लेते हैं हम एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एक्स है तो ये हो गया ए माइनस एक्स हो जाएगा, फाइन। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो हम क्या निकाल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी, ये जो ट्रायंगल है आपका ए डी बी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या कि ए बी का जो स्क्वायर है, सॉरी ए बी का नहीं, हम ए डी का लेकर चलते हैं, ए डी का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो होगा, तो ए डी का स्क्वायर, ए बी क्या है हमारे पास सी का स्क्वायर माइनस बी डी है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, फाइन। उसके बाद फिर जब हम इन ट्रायंगल ए डी सी अगर हम इसमें यही चीज़ करते हैं तो यहाँ पर भी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, फाइन। तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है, बी का स्क्वायर माइनस डी सी क्या है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फाइन। यही चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, चलो देखो, ये भी आपका, ये वाला भी आपका ए डी का स्क्वायर है, ये भी आपका ए डी का स्क्वायर है, तो हम इसे कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, हम इसे कह सकते हैं ना कि सी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर होगा, दोनों इक्वल थे, दोनों ए डी का स्क्वायर थे। फिर सी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, इसे अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू ए एक्स। और फिर आप जब उसे ब्रैकेट को तोड़ोगे माइनस को अंदर ले जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इतना आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, है ना। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, फाइन। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स, किसमें ये आपका एक्यूट ट्रायंगल में होता है, ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल। अब इसमें आपका क्या क्या है ये देख लो पहले एक बार फिर से, ये हमारा ए डी था, है ना, ये बी था, ये सी था, और ये सी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है और ये एक्स है। तब तो पता चल गया सब क्या था, है ना। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एक एक्यूट ट्रायंगल है तो आपका सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन, सॉरी इज नॉट इक्वल टू द थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड आ रहा है ना। अगर आप ये देख पा रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, है ना। इस जगह हमें टू एक्स ए एक्स भी अप्लाई लगाना पड़ रहा है। तो ये एक्यूट ट्रायंगल का जो है फॉर्मूला होएगा, ओके। इसके अलावा एक बात और आपको पता होना चाहिए कि इन एक्यूट ट्रायंगल, कोई भी एक एक्यूट ट्रायंगल में जितने भी सेंटर्स होते हैं ना, एक्स सेंटर के अलावा जितने भी सेंटर होते हैं सारे आपके ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। ऑल द सेंटर्स, जो कि कौन कौन से सेंटर्स हैं, दैट इज़ जैसे आपका सेंट्रॉइड हो गया, फिर इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया, और फिर ऑर्थो सेंटर हो गया, ये सारे ऑल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, फाइन, ऑल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सारे के सारे, सॉरी यहाँ पर एक सेंटर होगा नहीं, यहाँ एक सेंटर होगा ही नहीं, ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, फाइन। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल देख लिया। अब हम यहाँ पे
देखते हैं आपका राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। फाइन, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं हम लोग। तो ये आपका राइट ट्रायंगल है जिसका ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है ना। तो ये आपका ए हो गया। नेमिंग कुछ और कलर से करते हैं। ऑब्वियसली नेमिंग ए, बी और सी जनरली हम जनरली ए बी सी रखते हैं नाम। जैसे ये साइड जो है ये बी हो जाता है, ये साइड जो है ये सी हो जाता है, ये साइड जो है ए हो जाता है। बट इन दिस केस यहाँ पे थोड़ा नेमिंग को हम अलग करते हैं सो दैट हमें रिमेंबर करने में आसानी हो। जब मैं ऑप्टिक्स ट्रायंगल बताऊंगा तब पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था यहाँ पे। तो इसे मैं सी रख देता हूँ, इसे बी रख देता हूँ। जिससे होगा क्या कि ये साइड सी हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाता है ना कि साइड सी जो है थोड़ा सा बड़ा है। सी का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा होता है। बी का वैल्यू अगर ए का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है, तो सी का वैल्यू 3 होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना। उसी तरह से ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, है ना। तो इन राइट ट्रायंगल क्या होता है कि आपका जो लॉन्गेस्ट साइड है सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइन, तो इसे आपको याद रखना होगा। मैंने इसे सी अभी लिखा है बट आगे के एग्जांपल्स में मैं ये जो वर्टेक्स है इसे मैं बी ही लिखूँगा। देखो आपको कैसे रिमेंबर करने में आसानी होगी उस वे को मैं सिंप्लीफाई करते चला जा रहा हूँ, है ना। बिकॉज कन्फ्यूज़ होने से अच्छा है कि कुछ अलग ही हम याद कर लें, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया। यहाँ पर जो आपका एंगल सी है ये 90 डिग्री था, इसलिए ये आया रिलेशन। फाइन, इसके अलावा आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। दो तीन चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, ये देखो। अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइन, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि सीधे आपका ए बी का मिड पॉइंट में काटेगा। ओके, सी डी। अगर डी जो है आपको ए बी को अगर इक्वल हाफ्स में काटता है तो क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होता है। क्या होता है, ये जो आपका सी डी है, सी डी इज इक्वल टू ए बी, सॉरी ए डी इज इक्वल टू डी बी। फाइन, और ये जो आपका ये सब है, ये सब क्या है, ये सब आपका सर्कम रेडियस है, आर है, दैट इज सर्कम रेडियस। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो ना, जैसे कि अगर हमारे पास अगर एक सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, अगर आप इसमें से ये अगर डायमीटर है, या फिर देखो ए ओ बी ये आपका डायमीटर है, तो अगर ये जो ए बी से अगर कोई भी आपका ट्रायंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है ना। ये आपका जो ट्रायंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। अगर आप यहाँ पर भी बनाते हो तो भी ये 90 डिग्री होता है ना। तो वैसे ही आप इसे भी समझ सकते हो। जैसे अगर मैं इसे अगर एक ट्रायंगल में, सॉरी एक सर्कल में कन्वर्ट करूँ कुछ इस तरह से। अब देखो ए डी बी ये एक डायमीटर हो गया और ये आपका डी आपका सेंटर हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ आपका सी जो था ये आपका 90 डिग्री है। तो अब यहाँ से इन्फ्रेंस क्या मिलता है हमें, देखो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी होगा। क्यों, ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस त्रिज्य है ना, त्रिज्य। ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू सेंटर आपका रेडियस हो गया। अगर आप ए ओ है इससे अगर आप सी को भी मिलाते हो, तो ये क्या है, देखो सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट जो आपके सर्कमफ्रेंस को टच करता है ये भी तो आपका रेडियस ही होता है ना। तो ये भी तो रेडियस हो गया। वही चीज़ यहाँ देखो, ए डी रेडियस है, डी बी रेडियस है और आपका सी डी भी रेडियस है, इसलिए ये तीनों इक्वल है। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो कि आपका राइट ट्रायंगल है, ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है, ये आपका जो साइड था C/2 है ना, दैट इज R इज इक्वल टू C/2। समझ में आ रहा है, R इज इक्वल टू C/2 क्यों आया, ये मैंने ज्योमेट्रिकली बता दिया, ऐसे और भी लॉजिक्स हैं इसे समझने के। फाइन, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो ना कि अगर मीडियन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल का वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अगर ये दोनों इक्वल है, तो अगर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे अगर कोई लाइन टच करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं ना। तो आर को कह सकते हैं ना क्या कि आर जो कि C/2 है, इट इज ऑल्सो मीडियन टू साइड, कौन सा साइड था ए बी। समझ में आ रहा है यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये डी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और सी जो आपका ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स है, वहाँ से डी हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। तो लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज मीडियन। तो यहाँ सी डी क्या है, ये मीडियन भी है ना।
समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी बात ऐसा नहीं की कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये नोटिस करना। हम लोग एक सिंपल जो लॉजिक है उस पर बात कर रहे हैं। फाइन। इसके अलावा जो आपका इन रेडियस होता है, इन रेडियस जैसे सर्कम रेडियस क्या होता है? अगर कोई एक ट्रायंगल है, उसे एक सर्कल पूरा कवर कर रहा हो, इंस्क्राइब कर रहा हो एक ट्रायंगल को, तो ये होता है आपका सर्कम सर्कल। ये सब मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। सर्कम सर्कल, तो इसका जो रेडियस होगा इसे हम कहेंगे आर, दैट इज़ सर्कम रेडियस, है ना, सर्कम रेडियस। उसी हिसाब से अगर कोई ट्रायंगल जो है वो किसी सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा हो तो इसे हम कहते हैं इन सर्कल, अंदर वाला सर्कल इन सर्कल, और इसका जो रेडियस होता है इसे हम कहते हैं इन रेडियस। फाइन, इन रेडियस जैसे हम छोटे आर से डिनोट करते हैं। तो ये सब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इन केस मैंने इसके डेरिवेशंस नहीं बताए, इसका फॉर्मूला कैसे आते हैं, तो वो मैं बता दूंगा। यहाँ पर जस्ट आप थोड़ा नोटिस कर लो, मैं इसके डेरिवेशंस भी बता दूंगा, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक ना। तो आपका जो इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में आपका कॉमन एक फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल होता है। फाइन, आर बी ए बी सी बाई 4 डेल। डेल क्या होता है? आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है, और छोटा आर जो होता है दैट इज इन रेडियस इज इक्वल टू आपका डेल बाई एस। एस क्या है? डेल आपका एरिया है, और एस जो है ये आपका सेमी पेरीमीटर है। फाइन। तो ये मुझे यहाँ पर मेंशन करने इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर मुझे बताना था कि अगर आपके पास इन रेडियस है, इन रेडियस ये अगर आपका डेल बाई एस होता है, तो ये जो ट्रायंगल है, हमारे जो राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ये जो आपका राइट ट्रायंगल है ए सी बी, अभी ऐसा चल रहा है ए बी सी, इसमें क्या होगा? डेल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पर? बी होगा, इंटू हाइट क्या है? सॉरी, बेस यहाँ पर ए है और हाइट आपका बी है, क्योंकि ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, है ना। और एस सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यहीं आएगा कुछ, है ना। ये टू कट जाएगा, क्या आया हमारे पास? ए बी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि इन रेडियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो आपको इसे भी याद रखना है। इसे हम चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रैशनलाइज करके, है ना। जैसे देख लो, जब इतना बता ही रहा हूँ तो आगे भी बता देता हूँ। ए बी बाई ए प्लस बी प्लस सी ऐसा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं ना, रैशनलाइज करने में क्या होता है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और उसका साइन चेंज करते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे इंटू होगा ए प्लस बी माइनस सी बाई ए प्लस बी माइनस सी होगा। रैशनलाइज इसी तरह से किया जाता है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और साइन चेंज करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी ए प्लस बी माइनस सी बाई, इसे हम कहें, देखो ये और ये कह सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस इंटू ए माइनस बी होता है ना, उसी फॉर्म में जा रहा है। फाइन, अब देखो ए बी ए प्लस बी माइनस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कह सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? सी स्क्वायर के बराबर होता है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा ए बी बाई ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2ab, ये ए बी कट गया, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा? इन रेडियस ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, छोटे आर से, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। एंड ये ज़्यादा अच्छा फॉर्म है अगर आपको कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से देखना है तो, ठीक है। तो आप या तो इसे याद रखो या तो इसे याद रखो, योर विश। और जो आपका सर्कम रेडियस होता है बड़ा वाला, दैट इज इक्वल टू क्या था? c/2। ये आप जो फिगर के थ्रू मैंने समझाया था इस जगह पे, ये जो सर्कल बना करके फिगर के थ्रू मैंने समझाया था, आप उससे याद रखना, ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बात आपको पता ही थी, ये बात आपको रिमेंबर करनी है, ये बात रिमेंबर करनी है, ये वाली बात रिमेंबर करनी है, यहाँ जो फिगर में समझा है ये रिमेंबर करनी है, इसके अलावा इसे रिमेंबर करना है और इसे भी करना है। फाइन, इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक डिटेल्स होते हैं, उसे भी आज हम देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट ही कर लेते हैं, सो दैट बिकॉज अब उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझाना है बस, है ना। चलो मैं यहाँ पे फॉर्म देते चला जाता हूँ, आपको सिंपली उसे लर्न करते जाना है। डेरिवेशंस जब हम डिटेल्ड सिलेबस में जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कुछ डेरिवेशंस मैं आपको वहीं पे बता दिया करूँगा, और जब आपको मैं डेरिवेशंस बता दिया करूँ तब आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूलाज क्यों दिए थे, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ये आपका ए बी सी इज़ अ राइट ट्राइंगल। इसमें जो आपका बी डी है, यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि डी जो है ये परपेंडिकुलर है, सॉरी
बी डी जो है परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि डी इज़ नॉट मिड पॉइंट नेसेसरीली, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नेसेसरीली मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ देखो इस जगह पे मैंने बोला था कि डी जो है मिड पॉइंट है, तब तो ये दोनों इक्वल थे और ये इक्वल हो गया, ये सर्कम रेडियस वाला जो भी फॉर्म था वो आ गया। यहाँ पे ये बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डी जो है मिड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे अगर मैं ऐसे कहता हूँ, ऐसे कहता हूँ, ऐसे कहता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट नहीं है। फाइन। सबसे पहले जो है आपको ये याद रखना है कि बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी बटा ए सी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे देखो ना, लास्ट में मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। बी डी का स्क्वायर ए डी इंटू डी सी। और कौन से फॉर्म होते हैं? अगर हमें बी सी निकालना है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी डी इंटू सी ए बी का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा आपका ए डी इंटू ए सी। फाइन। और जब मैं ए बी का स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर अगर निकालूंगा तो देखो ऊपर वाले में ही सी डी इंटू ए सी डिवाइडेड बाई ए बी लिखा ना पहले, ए डी इंटू ए सी डिवाइडेड बाई सी ए इंटू सी डी। ये दोनों सेम है, ये दोनों कट के क्या आया? ए डी इज टू सी डी, है ना। दैट इज ए बी का स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी इज टू सी डी। इसे भी हम याद रखेंगे। अब इतने सारे फॉर्म्स बता दिए, याद कैसे रखेंगे? अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इसके सारे के डेरिवेशंस कराने जाऊँगा तो एक क्लास सिर्फ, 1 से 2 क्लास सिर्फ आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को ही एक्सप्लेन करने में चला जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, आप उसे डायरेक्टली लर्न कर लो। ओके, जब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तब देख लेंगे इसके डेरिवेशंस। फाइन। तो सबसे पहले आपका क्या है? बी डी इज इक्वल टू ए बी बी सी बाई ए सी। अब आपको देखो बी डी इज इक्वल टू ए बी सी बाई ए सी। ये जो बी डी बीच वाला है इसका हमें निकालने के लिए इधर दोनों साइड वाला डिवाइडेड बाई लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर हो गया? 2 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। फिर आपका बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। बी डी का स्क्वायर 2 बार इसे लिया तो एक बार इधर से आया, एक बार इधर से आया, काम खत्म। 2 बार इसे लिया तो इधर से आया, इधर से आया, हो गया क्लियर। उसके बाद बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए। बी सी का स्क्वायर 2 बार, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी सी ए, हो गया। 2 बार इधर आए तो आप यहाँ से एक बार इधर आओ, फिर यहाँ से थोड़ा आगे चले जाओ, हो गया। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू सी ए। सिमिलरली ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। 2 बार इधर आया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी ए सी। 2 बार इधर आया, ए बी का स्क्वायर ए डी ए सी। फाइन, क्लियर हो गया। उसके बाद जब आपने ये दोनों निकाल ही लिया तो सिंपली इसका रेशियो लोगे तो इतना आएगा। ये सब बताने का कारण क्या है? क्योंकि इनसे डायरेक्टली इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पास। राइट एंगल ट्रायंगल से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली दिखेंगे, और बिकॉज बहुत वो ये चीज़ पता नहीं होता है कि इस तरह के रिलेशंस भी होते हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें वेस्ट हो जाता है। इसकी वजह से आपको ये चीज़ याद रखना है। फाइन। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल से इतनी बातें पता होनी चाहिए। फाइन। तो इसके अलावा फिर हमारे पास है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, उसे भी आज खत्म ही कर देते हैं, ज़्यादा है नहीं उसमें कुछ जानने को। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अगर हमारे पास कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो क्या होगा? मान लो कि ये साइड है आपका ए, ये सी है, ये बी है। अगेन मैंने यहाँ पर सी लिखा, क्यों लिखा? मैंने जब शुरू वाले ट्रायंगल बनाया था यहाँ पर भी सी लिखा था, है ना। तो रिलेशन आप समझ सको इसलिए मैंने बोला था। तो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल था तब आपका क्या था? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह था ना। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर सी जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है ऐसा हो जाएगा, है ना। ये आपका ए है और ये आपका बी है। मैंने शुरू में ही बताया कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है दैट इज ग्रेटर देन अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैंने सी स्क्वायर क्यों लिखा था, ताकि आप अच्छे से रिलेट करके इसे समझ सको, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल में था, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में है। फाइन, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, इन राइट ट्रायंगल क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है? ये होता है। फाइन। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए था। इसके बाद
इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ पॉइंट्स है, उसे आपको बस रिमेंबर करना है। क्या पॉइंट्स है वो रिमेंबर करना है। देखो, अगर हमारे पास एक एक्यूट ट्रायंगल हो, ठीक है, ये एक्यूट ट्रायंगल हो। इसके बाद फिर अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल हो और एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो, तो इसमें क्या होता है। अगर हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल था, फिर राइट ट्रायंगल और उसके बाद ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, आपने कुछ नोटिस किया यहाँ पे। एक्यूट ट्रायंगल में सारा सेंटर्स जो था वो आपके ट्रायंगल के अंदर ही आ जाता था, है ना। जितने भी सेंटर्स थे, जैसे आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, सारा कुछ ट्रायंगल के अंदर ही थे। फाइन। राइट ट्रायंगल में होता क्या ना, जैसे ये जो साइड है इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, होगा, समझ आया। एक इस साइड का परपेंडिकुलर ये है, इस साइड का परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। और इस साइड का जो परपेंडिकुलर होता है वो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो ये वर्टेक्स होता है इससे क्रॉस करता है ना। तो इधर वाला का परपेंडिकुलर, इधर वाला का परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, तीनों कहाँ पे कंसाइड कर रहे हैं, तीनों यहाँ पर जो राइट एंगल वाला जो आपका वर्टेक्स है इसमें कंसाइड कर रहे हैं। तो ऑर्थो सेंटर कहाँ आया, ऑर्थो सेंटर यहाँ पे आया, है ना। ऑर्थो सेंटर समझ में आया। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि इन अ राइट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर lies on the vertex which is right angle, है ना, राइट एंगल बोलो या फिर 90 डिग्री। अभी हम लोगों ने देखा कैसा है ये चीज़, है ना। ऑर्थो सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, क्यों, इसका परपेंडिकुलर ये आया, यहाँ पे आ रहा है, इस वाले का परपेंडिकुलर इस जगह पे आ रहा है और इसका जो परपेंडिकुलर यहाँ पे आकर के मिल जा रहा है ना। तो ऑर्थो सेंटर यहाँ पे आ गया। इसके अलावा ऑर्थो सेंटर तो हो गया। इन सेंटर, सर्कल तो हमेशा अंदर ही होगा, तो यहीं पर इन सर्कल रहेगा, उसे हमें नोटिस करने की जरूरत है नहीं इतना, ठीक है। ऑर्थो सेंटर यहाँ पे आया। सर्कम सेंटर कहाँ आएगा, सर्कम सेंटर देखो, ये जो था एक्यूट ट्रायंगल में यहाँ था, सर्कम सेंटर हम लोगों ने डिस्कस किया था इस एग्जाम्पल में कि ये आपका सर्कम रेडियस है, जो कि आपका ए डी डी बी ए सी सारा सर्कम रेडियस है। तो ये जो आपका ये क्या है, ये आपका सर्कम रेडियस भी है। ये क्या है, सर्कम रेडियस नहीं, सर्कम सेंटर। तभी तो सर्कम रेडियस बन रहा है ना, सर्कम सेंटर। फाइन, ये आपका सर्कम सेंटर है। अगर डी आपका सर्कम सेंटर है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यहाँ पर ये जो है ये आपका सर्कम सेंटर आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है सर्कम सेंटर। समझ में आ रहा है, यहाँ पे सर्कम सेंटर आ रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा कंक्लूड कर सकता हूँ क्या, कि एक्यूट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर यहाँ था, ये राइट ट्रायंगल में जब आप आने लगे तो ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया, है ना, ये थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया और ये कहाँ पहुँच गया, ये आपके इस वाले साइड में पहुँच गया सर्कम सेंटर। अब जब आप ये देखो, ये एंगल जो था इसे, ये थीटा, जब आपने इसे 90 डिग्री बना दिया तो ये आपका जो था सर्कम सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जब आपने 90 डिग्री से बढ़ा दिया तो क्या आएगा, एक्यूट में यहाँ था और राइट में यहाँ आया, ऑब्ट्यूज में यहाँ चला गया। समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सर्कम सेंटर कहाँ पे है, सर्कम सेंटर आपका ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है ना। ये सर्कम सेंटर जो है, अगर डी मैं बोलता हूँ तो डी जो है आपका ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये जान लो कि डी जो है सर्कम सेंटर आपके सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अब ये जो आपका डी था, इसमें अब एक चीज़ देखो, अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ये जो आपका साइड है इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, यहाँ आएगा, इस जगह पे, ओके। इसे चलो एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, समझ में आ रहा है। इस साइड का परपेंडिकुलर ये है, जैसे हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। इस साइड का अगर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, इस साइड का परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ आएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो इससे हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, क्लियर। इस साइड का परपेंडिकुलर ये है और ये वाला जो साइड है इसका परपेंडिकुलर ये आपका इससे कंसाइड करके इधर आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये ओ जो है ऑर्थो सेंटर, ओ जो है आपका ऑर्थो सेंटर, ये भी आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ट्रायंगल के बाहर लाई करता है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से देखो, जब आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किया तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल का जो परपेंडिकुलर होता है आपका ट्रायंगल को बाहर लाई करेगा, इधर आ गया, इस वाले का परपेंडिकुलर इधर आ गया, ये वाले का परपेंडिकुलर इधर
यहाँ पे आकर के तीनों यहाँ पर आकर के मिला, जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर्स मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ऑर्थो सेंटर भी आपका ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, सर्कम सेंटर भी आपका ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, किसमें, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में। समझ में आ गया। अब चलो इसे मैं साफ सुथरा दिखा देता हूँ। यहाँ तक तो जस्ट कंपैरिजन कर करके समझाना होता है तो याद रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया था। फाइन। तो यहाँ पे एक हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाते हैं अच्छे से समझने के लिए। और ये साइड हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी। फाइन। तो जब आप इसका परपेंडिकुलर, ये जो है इसका परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है ना, इसे आप ऐसे इस तरह से एक्सटेंड करो, इधर आएगा। इसे जब आपने एक्सटेंड किया, ये जो साइड AC है और इस पर जो AC का जो आपका परपेंडिकुलर है वो आपका लगभग इस तरह से आएगा, है ना। ये इसका AC का परपेंडिकुलर है। और जब आप AB का जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। जब तीनों परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलते हैं उसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज ऑर्थो सेंटर, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल lies outside the triangle, outside the triangle। लेकिन outside the triangle कहाँ, ज़मीन में या आसमान में, near to the obtuse angle, near to the obtuse angle। जो obtuse angle उसके नज़दीक, देखो ये obtuse angle था ना, ये obtuse angle था इसके नज़दीक, ठीक है। जब हम सर्कम सेंटर की बात करेंगे तब क्या होगा, सर्कम सेंटर के लिए भी एक स्टेटमेंट बना ही दिया जाए। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, हम लोगों ने देखा था सर्कम सेंटर यहाँ पे आ रहा था, है ना। C से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, C से नहीं, इसे हम चलो O से ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो, या फिर P से रिप्रेजेंट करते हैं। P क्या है, सर्कम सेंटर। ओके, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर्कम सेंटर ऑफ एन obtuse triangle lies outside the triangle, किधर, near to the longest side। देखो ये लॉन्गेस्ट साइड है ना, ये भी उसके ऑपोजिट है, उसके नियर लाइक किया है ना। अब इसमें एक चीज़ आपको जो नोटिस करना है, नोटिस क्या करना है, आपको याद रखना है, याद ये रखना है, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट हुआ या फिर ये जो स्टेटमेंट हुआ इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद रखना है यहाँ कैसे आया वो चीज़ को आप देख लेना, ये फॉर्म याद रखना। इसके अलावा फिर आपका जो मैंने अदर फॉर्म्स बताया आपके एक्यूट ट्रायंगल के और राइट ट्रायंगल के, उसे भी आपको याद रखना है। सो आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इन केस आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ भी उन्हें भी सीखने का मौका दीजिए। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल्स के जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, उन्हें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अभी तक में, पार्ट 8 तक में। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चंस पे आएंगे, और फिर क्वेश्चंस में अगर कुछ थ्योरी अगर बताना होगा मुझे तो मैं उसमें ही बताता चला जाऊँगा। बीच बीच में किसी किसी क्लास में आपका थ्योरी होंगे, साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपका प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगा, है ना। बिकॉज थ्योरी तो हमें पता होता है, बट उसका इंप्लीमेंटेशन हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।